नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। राजनीति में इस वक्त दो तरीके के मोह पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। एक जिसको कि बीजेपी उठा रही है, परिवारवाद यानी परिवार का मोह, जो कुछ राजनेताओं का छूटे नहीं छूट रहा। और दूसरा है कुर्सी का मोह, जिसको लेकर दिल्ली की जनता आजकल लगातार बात कर रही है, धरने दिए जा रहे हैं। और ये मोह किसी और का नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। और अरविंद केजरीवाल कुर्सी पर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आज उनको राहत भी एक तरीके से मिली, लेकिन रिहाई तो नहीं हुई ना। तो किस बात का आखिर इंतजार है? लेकिन इस खबर पर हम जाएंगे। आइए जरा आपको एक बार ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है नीति आयोग की, यहां पर ले चलते हैं और उसके बाद लौटेंगे अपनी इस खबर की तरफ। 25 crore people have moved out of multidimensional poverty. 52 crore bank accounts have been opened under Jan Dhan. 4 crore people have got houses under PM Awas. So that is why you have seen one of those slides as green completely. Atal pension now covers 6 crore people. NRLM, which is where you get Lakpati Didis and all, there are 10 crore women who are enrolled there. And Manrega covers 14 crore people. So this is the no poverty kind of a thing. Next, we have just 2 more slides. On hunger, you can see the large number of interventions that is there. I'll only mention 2. 80 crore Indian citizens are getting subsidized food grains, and 10 crore Anganwadi children are being fed every day. I mean, I'll just mention 2 numbers. 80 crore free rations and 10 crore 0 to 6 children getting supplementary nutrition. Next. On health, I didn't want to mention, you got Pradhan Mantri Jan Arogya Ayushman Bharat, PMJ, and you also have Arogya Mandirs which are there, which are the old primary health center. And of course, schemes like Mission Intradhanush for immunization of children are there. Your women organized as self-help groups, a lot of stuff is having. And Jan Aushadhi. I don't think we need to go into all the things. We'll stop here. I'll leave for any questions. The first slide, yeah. Go back to the first slide where you were showing the improvement in poverty. But incidentally, we will be circulating a press release. That picture is there. No, the first one. Just absolutely go to the top. Have you hosted it? No, we're just distributing first. Okay, hard copies are being. तो पीएम आवास योजना के तहत कितने लोगों को घर मिल चुका है और कितने लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं, इसको लेकर नीति आयोग की तरफ से ये प्रेस वार्ता चल रही थी जो आपने अभी देखी। और अब जरा हम एक बार फिर से वापस आते हैं उस खबर की तरफ जिसको लेकर आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, वादे किए थे, लेकिन आज हम उन दावों और वादों की बात एक बार फिर से नहीं करना चाह रहे, बल्कि आज हम करना चाह रहे हैं दिल्ली की जनता की बात, जो हाहाकार कर रही है, त्राही त्राही कर रही है। एक तरफ मुफ्त बिजली की बात की गई, फिर आया कि जो सब्सिडी मांगेगा उसी को सब्सिडी मिलेगी, और अब पता लग रहा है कि बिजली के बिल तो रॉकेट की तरह बढ़ गए हैं। और क्यों बढ़ रहे हैं इसका कोई जवाब दिल्ली की सरकार के पास नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि एक चौंकाने वाला आंकड़ा आपको मैं बता देती हूं। कैबिनेट की बैठक जो कि हर हफ्ते होनी चाहिए, जिसमें कि जनता के मुद्दों को उठाया जाता है, उनके लिए योजनाओं को बनाया जाता है और योजनाओं पर कैबिनेट की मोहर लगती है, दिल्ली सरकार की वो अंतिम कैबिनेट की बैठक कब हुई थी ये जानकर आप चौंक जाएंगे। 7 मार्च 2024 को, तब जबकि अरविंद केजरीवाल जेल से कुछ समय के लिए बाहर आए थे जमानत पर, उस वक्त अंतिम बैठक हुई। और अब उनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली सरकार भी राम भरोसे चल रही है और कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हो गई। जाहिर तौर पर दिल्ली की जनता अब यह सवाल पूछ रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल का कुर्सी का यही मोह है तो दिल्ली की जनता क्यों पिसे? आखिर उनके जेल से बाहर आने का इंतजार कब तक किया जाए? और या फिर 6 महीने बाद जब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं तब तक जनता को ऐसे ही पिसना होगा? इन सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं उन बयानों और तस्वीरों पर जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सीबीआई जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत चलती है, सीआरपीसी से गवर्न होती है। बर्डन ऑफ प्रूफ सीबीआई के ऊपर है, एजेंसी के ऊपर है, तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई खास दिक्कत होगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये सरकार ने जानबूझकर सीबीआई को लेकर एक दूसरे केस, एक फ्रेश केस, एक सेपरेट केस दर्ज कर लिया, ये जानते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट में ये बेल होने वाला है। दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। केजरीवाल साहब ने कहा था बिजली हाफ पानी माफ, अब उन्होंने एक नया फार्मूला अपना लिया है। अब पीपीएसी के नाम से, पावर परचेज एडजस्टमेंट टैक्स कॉस्ट के नाम से 10% का बिलों पर सरचार्ज लगाकर दे दिया है। केजरीवाल जी ने एक बयान दिया था कि जो आबाकारी नीति केजरीवाल जी लेकर आए, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, उनके कई मंत्री यहाँ तक कि स्वयं केजरीवाल जी बंद हुए, उस नीति को उन्होंने विड्रॉ करा। अगर वो नीति सही थी, उसको विड्रॉ करने की जरूरत क्या थी? जब माननीय न्यायालय सजा देती है तो आंदोलन करने वाले, और जब जमानत देती है तो ढोल बजाने वाले, ये संविधान विरोधी मानसिकता के लोगों से पूछना चाहिए कि जिनको संविधान में विश्वास नहीं है और संविधान को लेकर के जनता को भरमाते थे। जमानत भी होगी और एक्विटल भी होगा, क्योंकि ये मामले ईडी, सीबीआई, आईटी के नहीं है। ये मामला बीजेपी के दृष्टिकोण का है, और वो दृष्टिकोण है कि पॉलिटिकली हम नहीं लड़ेंगे, हम इनको फ्रंट बना करके लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। हकीकत तो ये है कि यदि अंतरिम राहत दोषमुक्त होने का प्रमाण बन जाता है तो फिर तो मनीष सिसोदिया को अब तक बेल भी नहीं मिली है, इसका मतलब वो दोषी है। तो इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब आज अपनी बात रखी और एक बात कही, बहुत बड़ी बात थी। मेरे ख्याल से शुरुआत आज हम अपने जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं सभी पार्टियों के और राजनीतिक विश्लेषक, उनसे यही पूछेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जब ये कहा गया केजरीवाल कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी का मोह उनका नहीं छूट रहा, तो आखिर उनको क्या करना चाहिए? तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को अपने विवेक के आधार पर फैसला लेना चाहिए कि उनको कुर्सी पर बने रहना है या नहीं। अब ये जो विवेक है, ये आखिर कहां गायब हो गया है? जिस नैतिकता की बात हाईकोर्ट ने भी की थी, वो नैतिकता बची नहीं है क्या आम आदमी पार्टी के अंदर और अरविंद केजरीवाल के अंदर? या फिर सिर्फ दिल्ली की जनता से रेफरेंडम करते अब वो रेफरेंडम खुद करने लगे हैं? चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों को आपके साथ करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, शुभेंदु अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ संजय बगाड़िया जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में विष्णु पाठक जी मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। थोड़ी देर में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राकेश शुक्ला जी भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बेहद ही स्वागत है। लेकिन विष्णु पाठक जी, विवेक कहीं बाकी है जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने आज कही? वो विवेक मनीष सिसोदिया में तो जाग गया था, कुछ समय के बाद ही जागा, और बाकी भी आपके जो जो नेता अंदर गए उनमें जाग गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल में वो विवेक कहां है? भारतीय जनता पार्टी का विवेक कब जगेगा? मैं बता रहा हूं ना, आप सुन लीजिए हमको, आप सुन लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे राजेश आनंद जी, उनको करप्ट वो बेचारे टूट गए। अभी परसों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, अब वो पवित्र हो गए। दिल्ली की जनता और आम आदमी पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता सैल्यूट करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद जी को, और जो लोग और साथ में हैं उन सबको सैल्यूट करते हैं कि इतनी प्रताड़ना के बावजूद आज मनीष सिसोदिया जी कह दें
हम अरविंद जी के अगेंस्ट में बयानबाजी करेंगे, उनके सारे केस से वो बरी हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बन जाएंगे। बाद में जो होगा सो होगा। मैं अभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात ही नहीं कर रही थी, अभी मैंने बीजेपी के आरोपों पर बात नहीं की, मैंने सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा अभी तो उसी की बात की थी। आप इतना ज्यादा उत्तेजित हो गए। मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट ने विवेक शब्द का इस्तेमाल किया, हाई कोर्ट ने नैतिकता का, मैं वहीं पर आ रहा हूं। अभी तो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ ना, क्यों बीजेपी पर अभी से भड़कने लगे आप? वहीं पर आ रहा हूं मैं, वहीं पर आ रहा हूं। अब बताइए कि आज एक आदमी के अंदर, कल को इनकी क्या गारंटी है? अब इन्होंने देख लिया कि अब इनको सुप्रीम कोर्ट सुनिए, इन्होंने देख लिया कि इस केस में कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इनको जमानत देने वाली है, इन्होंने एक और केस लगा दिया, सीबीआई को आगे कर दिया। मेरा सवाल क्या था? आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ, सवाल पर नहीं आएंगे ना? मैं सवाल समझ रहा हूँ, लेकिन सवाल पर नहीं आएंगे आप। मैंने सवाल पूछा कि अरविंद केजरीवाल का विवेक, नैतिकता कहां है? बात बात पर वो दिल्ली की जनता से रेफरेंडम लेते थे, मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, मुझे इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मुझे जेल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस पर रेफरेंडम होता था ना। दिल्ली सरकार इस पर भी रेफरेंडम ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता साथ में है। 6 महीने आप भारतीय जनता पार्टी को चुनाव का इंतजार करना चाहिए। इतनी जो बड़ी बड़ी साजिश कर करके एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को, जो दुनिया का पहला स्टेट है, जो 70 में से 67 सीट जीतता है, जो 70 में से 62 सीट जीतता है, एक तरफा मैंडेट दिल्ली की जनता देती है। अगर आपने देख लिया, भारतीय जनता पार्टी देख ली जनता, तो फिर से हमको नहीं चुनेगी। मतलब विवेक नहीं है, विवेक नहीं है, बिल्कुल विवेक है, विवेक है। ठीक है, कीचड़ कोई फेंकते जाए और हम कीचड़ को साफ करने में लगे रहे। सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट पे बिल्कुल, न्यायालय पर भरोसा है। न्यायालय नहीं तो विवेक की बात कही है, बीजेपी ने नहीं की, न्यायालय ने कहा है विवेक। न्यायालय पर बिल्कुल भरोसा है। न्यायालय ने कहा कि उनके विवेक पर है। न्यायालय को इख्तियार है ना, अगर हम इलीगल होते न्यायालय हमको बर्खास्त कर सकती है। मतलब विवेक नहीं बचा। चलिए, विवेक है, बिल्कुल है। शुभेंदु अवस्थी जी, मैं विवेक की तो बात ही नहीं कर रही, क्योंकि वो मुझे पता है कि मजबूरी है जिसके तहत जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सर्वे सर्वा है पार्टी के। जाहिर तौर पर अब अगर अंतिम कैबिनेट की बैठक, जो कि हर हफ्ते होनी चाहिए, वो अगर 7 मार्च 2024 को लास्ट बैठक हुई थी, उसके बाद से कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई, दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप लोग ये मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता, जिसको जाके केजरीवाल ने कहा था जेल का जवाब वोट देना, तो जनाब जेल का जवाब वोट से दे दिया जनता ने, आपको कोई भी सीट नहीं दिया। तो जनता तो यही चाह रही है, जनता का यही रेफरेंडम है कि केजरीवाल जेल में रहे। और अभी आप कह रहे थे कि रेफरेंडम लेंगे जनता से, कब लोगे भैया? जब बुढ़ापा आ जाएगा। अरे भाई, आप तो 5-5 मिनट में रेफरेंडम लेते थे, और फिर मनीष सिसोदिया का रेफरेंडम क्यों ले लिया था आपने, या सत्येंद्र जैन का क्यों ले लिया था? आज केजरीवाल जी के ऊपर जब विवेक की बात आई तो वो उनके कानून बदल गए। ये वही व्यक्ति है जो दुनिया को सिखाता था कि घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, जमीन पे चलेंगे, ढीली पैंट ढीली शर्ट पहन के जनता के सामने आते हैं, रेनॉल्ट का पेन लगा के। तो हाथी के हाथ दिखाने के दांत अलग हैं और खाने के अलग हैं। घर में 52 करोड़ रुपए लगाते हैं अपने घर में, जो कहता था घर नहीं लेंगे। कितनी 105 गाड़ियां चलती हैं साथ में आजकल। ग्लोस्टर 101 करोड़ 24 लाख की गाड़ी है भैया। तो उस पर तो उनका जवाब आ जाता है, उस पर उनका अवस्थी जी जवाब आ जाता है कि मुख्यमंत्री होने के नाते घर, जब वो मुख्यमंत्री पद से अगर हटते हैं तो जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा उसको घर मिलेगा। गाड़ी भी मुख्यमंत्री को तो गाड़ी में तो चलना होगा ना। आज तक के किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने घर के अंदर 52 करोड़ रुपए लगाए हैं? क्या बात कर रहे हैं ये लोग, मजाक कर रहे हैं? तो फिर क्यों कहा था पहले ऐसे? जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आपने कहा था बिजली माफ हो जाएगी, और 43.5% पीपीआरसी लगा दी, पीपीएससी लगा दिया। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप सब लोग? और उसके बाद गर्मी में पानी नहीं, समर एक्शन प्लान की कोई मीटिंग नहीं, बारिश के लिए पानी भर गया उसका कोई मीटिंग नहीं, पॉल्यूशन के लिए कोई मीटिंग नहीं। केजरीवाल जी जेल में है, क्या बाकी डिपार्टमेंट फेल है? नहीं जनाब। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शर्म आनी चाहिए आपको। सुप्रीम कोर्ट ने बेल इसलिए दिया है कि रेपिस्ट को भी और मर्डरिस्ट को भी, लालू यादव को भी
उनके केसेस में इनके ऊपर बेल दिया गया। इनको पर के आना चाहिए। एक पॉलिटिकल आदमी को बिल्कुल ये रेपिस्ट नहीं है। कहते हैं। रेपिस्ट आपके पार्टी में मिनिस्टर बना हुआ होता है। भैया, आप रेपिस्ट, आप अपनी शब्द को वापस लीजिए। लालू यादव आपको रेपिस्ट नजर आते हैं। आप चिन्मय आनंद के पार्टी के नेता हैं, आपको लालू यादव रेपिस्ट नजर आते हैं, आपको अरविंद केजरीवाल रेपिस्ट नजर आते हैं। आप सबको वापस लीजिए, आप सबको वापस लीजिए। आपको बोलने नहीं दिया जाता। आपको लालू यादव रेपिस्ट नजर आता है। आपके पार्टी में रेपिस्ट भरे हुए हैं, आपके पार्टी में रेपिस्ट भरे हुए हैं, आपको लालू यादव रेपिस्ट नजर आते हैं। आप इनको कैसे बता सकते हैं? रुकिए। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। क्या मतलब होता है? लालू यादव रेपिस्ट है क्या? उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। आपने सुना अभी नहीं? बंगाल में आपका पकड़ा गया। आपने सुना नहीं? महिला कार्यकर्ताओं के साथ आपके मालवीय जी बलात्कार का केस हुआ है ना? आप इस तरह की बात कर रहे हैं। बात तो सुन लीजिए। एक सेकंड रुकिए। अवस्थी जी 1 मिनट। विष्णु पाठक जी, जबान पर थोड़ी सी लगाम कसनी चाहिए। उत्तेजना में आपने अभी ऐसी बातें बोल दी है जिनका कोई वजूद नहीं है, जिसके ऊपर मानहानि का केस हो चुका है। आपने अमित मालवीय का नाम लिया। आप खुद अपडेटेड नहीं है, खुद पढ़कर नहीं आया, दूसरों के ऊपर आप लांछन लगा रहे हैं। आपको पता है अमित मालवीय के केस में क्या हुआ था? अमित मालवीय ने मानहानि का केस किया। उसके बाद जिस आदमी ने आरोप लगाए उसने माफी मांगी और उसने कहा कि मैंने सिर्फ एक आगे के लिए सचेत रहने की बात कही थी। अमित मालवीय पर कोई आरोप नहीं लगाया। आप आधी अधूरी जानकारी मत दीजिए। हो सकता है क्या होता है? आपने बोला क्यों? आपने बोला क्यों? आपने बोला क्यों? तो आप हवा में कुछ भी बोलेंगे? हवा में कुछ भी बोलेंगे? बोल सकते हैं क्या? ये बोल सकते हैं? उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। देखिए रेपिस्ट वो एग्जाम्पल दे रहे हैं और आप सीधा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, इस तरह से बरगलाइए मत देश को, झूठ मत बोलिए बैठकर। चलिए, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जिस तरीके से किसी मर्डरिस्ट को, किसी रेपिस्ट को, लालू यादव को जिस पर फोटो केस भी था, चारा घोटाला, और वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है। बेल मिलना ये थोड़ी ना है कि उनको बरी कर दिया गया। पाठक साहब, इतना परेशान क्यों हो रहे हो आप? नहीं, आपने रेपिस्ट के साथ जोड़ा। उन्होंने एग्जांपल दिया, फिर आप घुमा रहे हैं बात को। डिरेल मत कीजिए मुद्दे को। बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं। आपको हिंदी नहीं समझ में आती है तो ये आपकी गलती है। मैंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि एक रेपिस्ट को, एक मर्डरिस्ट को, एक चारा घोटाले में लालू यादव को बेल मिली है तो केजरीवाल जी को भी मिल सकती है, परंतु उससे वो बरी नहीं हुए। दूसरी चीज, ये आप बताओ कि जहां इतना बड़ा दिल्ली इंपॉर्टेंट है, रात को 12 बजे मुनक नहर टूट जाती है, सुबह 11 बजे तक किसी को हवा ही नहीं है। हम लोग लाइट बंद करवा रहे हैं लोगों को जाके। दिल्ली सरकार सो रही है। पाठक साहब, ठीक है, हम लोगों ने जाके बात किया वहां पे कि मुनक नहर को रोको। तब विष्णु पाठक साहब, दिल्ली सरकार सोती रही। पंप भी 2:30 बजे आया। आप लोग क्या कर रहे हो? दिल्ली सरकार को चलाने के लिए कुछ तो करो। ठीक है, बाद में अतिशी आ गई। ठीक है, आती हूँ। आपने पॉइंट रखा, मैं आती हूँ आपके पास। लेकिन विष्णु पाठक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप स्टूडियो में मौजूद हैं, जाहिर तौर पर आपकी आवाज भी काफी बुलंद है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप आराम से भी बात करेंगे तो सबको सुनाई भी देगा और समझ में भी आएगा। ये चीखा चिल्ली और इस तरह से बहुत ज्यादा उत्तेजना, इसका कोई मतलब नहीं होता है। अपनी अपनी बात बहुत सभ्यता और आराम से भी रखी जा सकती है। और नहीं, किसी के नेता को नहीं, आप अपनी बारी में अपनी बात रखिए, लेकिन ये हल्ला गुल्ला मचाकर आपको कुछ हासिल नहीं होगा यहाँ पर। आप आराम से, उन्होंने कुछ नहीं ऐसी बात कही, उन्होंने कुछ बात नहीं कही ऐसी। एक मिनट, अब आप मुझसे मत बहस कीजिए, कोई फायदा नहीं है। मैं अब जरा राकेश शुक्ला जी, पहले आपका रुख करना चाहूंगी, मैं फिर उसी बात पर आऊंगी। विवेक, वो दिन भी हमने देखे राकेश शुक्ला जी, जबकि नेता अपनी नैतिकता और अपने विवेक के आधार पर इस्तीफे देते थे, आरोप लगने पर भी इस्तीफे दे देते थे। और अब तो एक मुख्यमंत्री है जिनको सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है, हाई कोर्ट ने पहले कहा, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कुर्सी पर बने रहना है, नहीं बने रहना, आप विवेक के आधार पर तय कीजिए। और ये उन नेता के लिए जिनके बारे में हमने बात की थी जब उनकी पार्टी बनी थी कि कितने बड़े बड़े वादे किए गए, रेफरेंडम हुए। तो अब ये विवेक नाम का जो शब्द है, ये राजनीति में खत्म हो चुका है क्या? नहीं रीमा जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने उठाया। इसको दो दृष्टिकोण से देखिए। पहले के दृष्टिकोण में आज से 12 साल पहले चलिए, जब रामलीला मैदान में ये कहा गया था कि इस देश में एक नई तरह की राजनीति शुरू की जाएगी, और दिल्ली की जनता और देश की जनता में एक उम्मीद जागृत हुई थी कि एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो तमाम राजनीतिक दलों से इतर एक अलग तरह की राजनीति जो जनता के हित को लेकर की जाएगी। और उसके बाद आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। वहां से शुरू हुई राजनीतिक पारी और जेल तक पहुंची।
दूसरा देखिए कि विपक्ष अभी ठीक लोकसभा चुनाव में हाथ में संविधान की पुस्तक लेके पूरे देश में भ्रमण किया और कह रहा था कि संविधान बदल दिया जाएगा। मुझे लगता है भारतीय संविधान के निर्माताओं को उस दिन की बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि कोई भी मुख्यमंत्री आपराधिक पृष्ठभूमि या आरोपों से घिरे होने के कारण वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देगा, और शायद इसीलिए संविधान में ये व्यवस्था नहीं दी गई कि यदि आप आरोप से घिरे हैं तो आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरा, इंडिया गठबंधन में ही हेमंत सोरेन है, जब उन पे आरोप लगा जमीन घोटाले का तो वो बाकायदे इस्तीफा दिए और ईडी उनको गिरफ्तार किया, वो जमानत पे बाहर आए, फिर से बहुमत लिए और उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में जिस तरीके की राजनीति हो रही है उसमें आप थोड़ा सा बारीकी से समझिए तो अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही चतुर पॉलिटिशियन है। वो आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे शराब घोटाले के मामले को वो पूरी तरह से पॉलिटिकल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, और राहत देने के साथ उन्होंने ईडी की धारा 19 की परिभाषा को विस्तृत तरीके से समझने के लिए अलग बेंच बनाने की सिफारिश कर दी है। अब उसको वो लोग क्या कर रहे हैं, एक ट्वीट हुआ है सत्यमेव जयते। इस राहत को आप पूरी तरह से सत्यमेव जयते इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें दोषमुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की कोशिश ये है कि दिल्ली और देश में ये मैसेज जाए कि ये सारी गिरफ्तारी और सारा कुछ जो घटनाक्रम हो रहा है वो राजनीतिक है। तो जब आप किसी आपराधिक मामले को राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे ले जाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचला कोर्ट, कोई भी कोर्ट नहीं बचा जहां उनकी तरफ से एप्लीकेशन न लगाया गया हो, और ये सारे एप्लीकेशन लगाने के पीछे सिर्फ एक कारण है कि सारे मामले को राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाए। संजय बगाड़िया जी, जो बात राकेश शुक्ला जी ने कही आपदा में अवसर, तो दिल्ली में जब 7 सीटों के लिए चुनाव हुआ, मतलब लोकसभा का चुनाव, दिल्ली की 7 सीटें, तो ये आपदा में अवसर तो कांग्रेस पार्टी ने भी ढूंढने की कोशिश की ना। आपको लगा कि कुछ एक सिंपैथी वोट आम आदमी पार्टी को मिलेगा तो उसका फायदा हमें भी मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन कर लिया, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, बाकी सब जगह पर अगेंस्ट में थे। दिल्ली की 7 सीटें हारे, उसके बाद गठबंधन टूट गया। तो ये आपदा में अवसर सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, लगता है कांग्रेस पार्टी पर भी लागू होता है। देखिए रीमा जी, हालांकि ये मुद्दा आज का नहीं है जो आपने अभी उठाया है कि हमने गठबंधन किया, क्यों किया, इस बारे में बहुत डिबेट हो चुकी है। ये आज का कहाँ है मुद्दा, आप बताएं। मैं तो समझता हूँ आज का मुद्दा तो आपने सुप्रीम कोर्ट से शुरू किया है, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात से शुरू किया। खैर मैं जवाब दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, मुद्दा नहीं है तो भी मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने पूछा है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। हमने जो गठबंधन किया, क्यों किया, किन कारणों से किया, इसके ऊपर बहुत डिबेट हो चुकी है, इसके ऊपर बहुत बातें हो चुकी है। फिर भी मैं आपको बता दूं, और हमारे नेताओं ने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय गठबंधन है, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, और क्योंकि सबको ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत जबरदस्त प्रहार किया जा रहा है, ईडी का, सीबीआई का, विपक्ष के खिलाफ जो है प्रयोग किया जा रहा है, और विपक्ष की सरकारें गिराने के लिए। और ये सभी जानते हैं, माने या ना माने, स्पष्ट दिख रहा है सबको, जहां जहां उनको मौका मिला उन्होंने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके सरकारें गिराई। तो उसको बचाने के लिए गठबंधन किया, और इस पे बहुत दफा स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। तो इसलिए उसमें ये कहना कि उसमें और हर राजनीतिक दल इसमें करता है, मुझे बताए कहां नहीं, कौन नहीं करता। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो क्या था संजय जी, आज का स्टेटस क्या है आपका? जी बताएं, आज का स्टेटस क्या है आपके गठबंधन का? आज का स्टेटस बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, हमारे नेता भी क्लियर कर चुके हैं, जयराम रमेश जी भी क्लियर कर चुके हैं कि हम दिल्ली में किसी भी प्रकार का हमारा गठबंधन नहीं है और हम अलग अलग लड़ेंगे। तो मतलब अब अरविंद केजरीवाल, एक सेकंड, अब अरविंद केजरीवाल करप्ट हो गए हैं। दिल्ली में 7 सीटें हारने के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल अब करप्ट भी हैं। अब उनके ऊपर तमाम आरोप भी लगा रही है कांग्रेस पार्टी। अब वो शराब घोटाले को लेकर के क्रेडिट भी ले रही है, अब बिजली के बिल पर भी बात हो रही है। अब मतलब सब कुछ फिर मतलब वो पहले जैसा हो गया है। देखिए रीमा जी, मैं फिर आपको बार बार पे कह रहा हूं कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम भ्रष्टाचार के साथ हैं। इंडिया गठबंधन कोई सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन तो था नहीं,
उसमें बहुत सारी पार्टियां थी, उसमें से आम आदमी पार्टी भी एक पार्टी थी, कांग्रेस भी एक पार्टी थी, और फिर आप ही ने कहा हम पंजाब में अलग अलग लड़े। एक प्रकार की वो एक रणनीति के तहत लड़ा गया था, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं कहा गया था कि हम किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी तो बार बार यही कहती, यही डिफेंस लेती है कि शराब जो आबकारी नीति है उसके खिलाफ तो शिकायत ही कांग्रेस पार्टी ने की थी, और ये सत्य भी है कि हमने करी थी, और हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम भ्रष्टाचारी के साथ हैं कोई, और हमारे भ्रष्टाचारी तो के मतलब साथ राहुल गांधी ने दिल्ली कांग्रेस पार्टी की नहीं सुनी, कहने का मतलब ये है ना, राहुल गांधी ने आप लोगों की नहीं सुनी। आप लोग अभी भी भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोपी मान रहे हैं सारी पार्टी को, लेकिन राहुल गांधी ने हाथ मिलाया। कहने का मतलब ये है, मतलब आप लोगों की नजरअंदाज किया गया आप लोगों को। नहीं, नजरअंदाज आप ये कैसे कह सकते हैं नजरअंदाज किया गया? हमने अपनी बात रखी, और अगर आपकी बात नहीं सुनी गई, मतलब आपकी बात नहीं सुनी गई, क्यों नहीं गई? लेकिन निर्णय तो वही होगा ना जो कि राष्ट्र के, जो राहुल गांधी चाहते थे। ठीक है, ये आप कैसे कह सकते हैं सुनी नहीं गई? ये तो मतलब निर्णय आप लोगों की सुनी, आप लोगों की सुनी, लेकिन किया वही गया जो राहुल गांधी चाहते थे। कहने का मतलब इस पे आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ मैं, बिल्कुल इस शब्द पे आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ कि हमारी या प्रदेश की सुनी नहीं गई, बिल्कुल आपत्ति है। हमने अपनी बात रखी, अपने शीर्ष नेताओं के सामने अपनी बात रखी, और उसके बाद जो निर्णय लिया गया उसको माना गया। चलिए एक तरीका मुझे ब्रेक लेना है, अब अवस्थी जी से एक कमेंट लूंगी इस पर और उसके बाद ब्रेक लूंगी। भैया बागड़िया साहब, जब सुनी नहीं गई तभी तो आपके प्रदेश अध्यक्ष लवली साहब और पूरा ब्लॉक लेवल तक कांग्रेस ने कांग्रेस को छोड़ दिया, और आपने लपक लिया उनको। पार्टी में लपकना की बात नहीं होती। आए थे वो, माफ करना, 2017 में भी आपके पास गए थे, फिर आपने क्या किया जो आपको छोड़ के आ गए, तो उस बात को छोड़ के विषय खाली यही है, विषय यही है, और मैं बिल्कुल कह रहा हूँ हमारी सुनी गई, विषय यही है कि जब आपकी नहीं सुनी गई का आंतरिक मामला, इस पे आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल बोला जाएगा, जब आपकी नहीं सुनी गई। ऐसे तो फिर बहुत सारी बातें आपके सारे 6 के 6 आपके जो एमपी उम्मीदवार बदल दिए गए, तो क्या सारे भ्रष्टाचारी थे? क्या उन्होंने काम नहीं किया था? उनकी उम्मीदवार बदलने का, सुनो तो, उम्मीदवार बदलने से भ्रष्टाचार नहीं पता लगता। मैं तो ये कह रहा हूं उनकी, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी थे, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। अरे सर, पॉइंट कुछ और था, आप उसको कहीं और लेकर जा रहे हैं। कैंडिडेट कौन होगा, कौन नहीं होगा, किसको टिकट मिलेगी, ये पार्टी नेतृत्व और बोर्ड तय करता है सर। पार्टी ने, आपकी पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने, सुनिए, शीर्ष नेतृत्व ने आपकी, जो दिल्ली कांग्रेस थी, उसने एक रिक्वेस्ट करी कि हमको आम आदमी पार्टी के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। किया ना किया? आपके सामने समझौता ज्यादा पता होगा हमसे। जब आप कह रहे हैं हमारी सुनी नहीं गई, तो आपको हमारी पार्टी के बारे में ज्यादा पता होगा। अरे वो ऐसे नहीं बोल सकते सीधे कि हमने ये कहा था राहुल गांधी को, उन्होंने नहीं सुना। आप समझिए, चैनल पर बैठकर ये सब कौन एक्सेप्ट करेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और इसी मुद्दे पर वापस आएंगे जरा कि दिल्ली में बिजली और पानी और जो स्कूलों की आजकल वीडियोज आ रही है ना दिल्ली में थोड़ी सी बारिश होने के बाद, उसके लिए कौन जिम्मेवार है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए 5 की पंचायत। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और जरा तुरंत मैं विष्णु पाठक जी का रुख करना चाहूंगी। विष्णु पाठक जी, आप भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और आप भी देख रहे होंगे कि लगातार जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, मंदिर जिसको कहा गया था शिक्षा का मंदिर, वो स्कूल जो मनीष सिसोदिया बनवा कर गए, ऐसा पूरा क्लेम किया गया। आज उन स्कूलों की दशा क्या है, किस दिशा में वो जा रहे हैं, उसकी तरफ किसी ने देखने की कोशिश की है अभी जब से अरविंद केजरीवाल अंदर गए हैं? तस्वीरें देख रहे हैं ना आप, कहां से आ रही है, बच्चे कैसे पानी में उनके बैग ऐसे झूलते हुए जा रहे हैं, बच्चे तैरते हुए जा रहे हैं, वो सब तस्वीरें तो आप भी देख रहे होंगे विष्णु जी। देखिए, कहीं न कहीं इस तरह की तस्वीरें आई है। स्कूल अच्छे बने हैं और जो आप कह रहे हैं कि कहीं कहीं टपक रहा है, कहीं हाँ टपक नहीं रहा, फिर पूरा का पूरा स्कूल डूब गया है, पूरी क्लास डूब गई है, उसको टपकना नहीं कहते। कहाँ पूरी क्लास कहाँ पे डूब गई? अब वो भी मैं आपको दिखाऊं, मतलब अपने फोन में निकाल के। आप ये बताइए ना, कहीं अगर बाढ़ आ जाए, कल अभी कह रहे थे शुक्ला जी कि पानी का बांध टूट गया,
पानी का बांध टूट गया, ये हम लोग को भी पता है कि कल बैराज का बांध टूटा और पानी लीकेज हुआ और पानी एरिया में भर गया और क्षेत्र में पानी की दिक्कत हो रही थी कल। ठीक है, अब बांध टूट गया इसलिए दिल्ली सरकार हटा दो। क्या हिंदुस्तान में दिल्ली में बाढ़ आई है? मुझे पता नहीं लगा। राकेश जी, आपके घर में भी पानी भरा है क्या? मेरा घर में नहीं भर पाया अभी तक। दिल्ली की बाढ़ का पानी आपके घर में आया है क्या? अरे कल न्यूज में ही देखा। अभी राकेश जी ने कहा, राकेश जी बता रहे हैं, अभी राकेश जी ने कहा कि दिल्ली में बाढ़ कब आ गई? हमारे घरों में तो पानी नहीं घुसा। आतिशी जी ने जो पानी के लिए प्रार्थना की तो मेघ ने इतना बरसा दिया कि दिल्ली पूरी पानी हो गई। अभी राकेश जी ने कहा सरकार बांध कल टूट गया, बंधन करने में लग गई है। बाढ़ सिर्फ स्कूलों के लिए आई है, हमारे घरों में पानी नहीं आया, लेकिन स्कूलों के लिए बाढ़ आ गई है। बांध कहा इन्होंने कि कल बांध टूटा। स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक तो विश्व स्तरीय है दिल्ली का। लोग मॉडल देखने आते हैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को और मोहल्ला क्लिनिक को। विष्णु जी नहीं, इसमें कोई शक है क्या? क्या विदेश के राष्ट्राध्यक्ष आए नहीं? आपकी सरकार को, केंद्र सरकार को भी अगर दिल्ली दिखाना है तो आपने स्कूल दिखाया, दिल्ली के हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक दिखाया आपने। आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? अगर बिल्कुल मॉडल है दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली का स्कूल और दिल्ली का सरकारी अस्पताल, वो काम कर रही है, वो गरीबों के लिए काम कर रही है। आप किसी भी दिल्ली के सरकारी अस्पताल में चले जाइए, आपको भीड़ मिलेगा, लोग इलाज, विश्वास हो रहा है लोगों को और लोग इलाज कराने जा रहे हैं। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल जैसी सरकारी स्कूल की स्थिति है। अब कहीं एक आध जगह पानी भर गया, उसको आप पूरी दिल्ली को उससे ढक रहे हैं। और बांध, कल आपको करेक्ट कर दूं, बैराज से कहीं पानी बांध टूटा था। अभी राकेश जी भी कह रहे थे कि हम ही लोग जाके उसकी रक्षा किए, बाकी बाद में भाजपा नेता ने कहा। राकेश जी ने नहीं कहा, भाई भाजपा के प्रवक्ता का नाम आप समझ लीजिए, वो बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता राकेश शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक है। भाजपा के प्रवक्ता का नाम शुभेंदु अवस्थी है। शुभेंदु अवस्थी जी अभी कह रहे थे। आप इतने कंफ्यूज है ना विष्णु पाठक जी, आप समझ ही नहीं पा रहे चल क्या रहा है देश में और दिल्ली में खासकर। नहीं, शुभेंदु अवस्थी जी कह रहे थे कि बांध टूटा, कल बांध टूटा था, पानी भी भरा आसपास के एरिया में। अब यही जाकर के बांध भी बांधे हैं। हाँ। ये मैं मानता हूँ बांध टूटा था, अब बांध टूट गया तो ये कल ही पानी भरा है, मतलब बांध टूटने के बाद, ये कह रहे हैं आप? हाँ, उस एरिया के स्कूल में भरा होगा पानी, भरा होगा। ठीक है, अवस्थी जी देखिए पाठक जी, थोड़ा पढ़ के समझ के आओ। जहां पे ये स्कूल की बात कर रहे हैं वो टिकरी कला का स्कूल है, जहां पर वो पानी गया ही नहीं है। पूरे बच्चे भर गए हैं, वो बारिश का पानी है। और बांध भरा है बवाना में, हम कह रहे हैं टिकरी बॉर्डर, जमीन आसमान का फर्क है, वहां से कम 25 किलोमीटर दूर है। और फिर बात कह रहे हो आप कि कितने अच्छे स्कूल हो गए। एक बिल्डिंग बनाता है ना कोई बिल्डर, जो करप्ट बिल्डर होता है, वो एक सैंपल फ्लैट भी बनाता है साथ साथ। तो लोग आओ, ये देखो, ऐसा बना के देंगे, ललचवाता है लोगों को। वैसा ही आपने 2-4 स्कूल बना दिए। अच्छा, 2-4 स्कूल बने दिल्ली में? मैं बता रहा हूं, आप 15 साल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, अब ये तो हमको अपडेट होना पड़ेगा कि वो स्कूल दिल्ली सरकार का था या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल था। सुन तो लीजिए, 15 साल से बीच में मत बोलिए, आपके विषय में आप बोलिएगा, आपको मौका देंगे। बोलिए। मैं बता रहा हूं 2015 में 1015 स्कूल थे, आज की डेट में 995 स्कूल हैं। और आप सुनिए पूरी बात, स्कूलों को मॉडल कहा ना, तो उस समय पर इन पूरे स्कूल के 915 स्कूलों में 63,000 टीचर होने चाहिए, जिसमें नियमित टीचर 43,000 है। 13,000 गेस्ट टीचर है, 6,000 टीचरों की कमी है। नंबर 1, 5,000 जो टीचर हैं वो उनको लगा दिया है आपने क्लर्कियल वर्क में। 102 लोग जो ऐसे हैं जो स्कूल के मेंटर बना दिए आपने। 1,086 लोगों को आपने बना दिया है स्कूल कोऑर्डिनेटर। जनाब, स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। 70% स्कूलों के अंदर साइंस और मैथ्स नहीं पढ़ाई जा रही है। 70% स्कूलों के अंदर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल नहीं है। उठाते अवस्थी जी 1 साल हो गया है इस मुद्दे का, तो मुझे लगता है कोई सोल्यूशन तो ये बता अभी तक नहीं निकला है। लेकिन ये इनका वर्ल्ड क्लास मॉडल स्कूल है। ठीक है, नहीं मेरा तो सवाल कुछ वर्ल्ड क्लास नहीं है। और एक और चीज, ये लास्ट लाइन, एक शाहबाद डेयरी में मैं गया परसों, साथ में योगेंद्र चंदोलिया जी थे। एक टीबी का हॉस्पिटल है, उस टीबी के हॉस्पिटल में लगभग 250 लोग रोज दवा लेने आते हैं। पाठक साहब नोट करना, शाहबाद डेयरी रोहिणी के पास है, और 8 महीने से वहां पर डॉक्टर ही नहीं है, जो प्यून है वो दवा दे रहा है। ये कौन सा मॉडल है स्कूल का? ये कौन सा मॉडल है हॉस्पिटल का, जहां पर 8 महीने से डॉक्टर नहीं है
और जो चपरासी है कौन से अस्पताल में 8 महीने से डॉक्टर नहीं है? दिल्ली में ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे मैं बता रहा हूँ पाठक साहब, वो नाम लेकर बता रहे हैं। अरे नाम लेके बता रहे हैं, नाम लेके क्या बताएंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है दिल्ली में। कुछ भी बोल दीजिए। उपकार एमएलए हैं, जय भगवान उपकार एमएलए हैं। आप सुनो तो भाई जी, बोलिए बोलिए। क्या आपके स्कूल की पोजीशन है, इस तरीके से आपके हॉस्पिटल की पोजीशन है और आप कह रहे हो वर्ल्ड क्लास है। यदि 8 महीने से हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है और दवाएं रोज दी जा रही हैं टीबी की, तो ये वर्ल्ड क्लास है क्या? और नहीं तो कल 11:30 बजे आप पहुंचो रोहिणी में, बिल्कुल लेके चलूंगा। बिल्कुल आएंगे सर, आएंगे कल। विष्णु पाठक जी, आप चुनाव में कहाँ के प्रभारी थे? आपने जो चुनाव का पूरा देखा था अभी? हम नॉर्थ ईस्ट के। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली? हाँ, दिल्ली में। तो अभी आप हार से लगता है निकल ही नहीं पाए बाहर उस सदमे से। नहीं, इसलिए आप उसके बाद से दिल्ली में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं लग पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसके बाद से दिल्ली में क्या हुआ, आप उस सदमे से ही नहीं निकल पा रहे लगता है। मैं आंकड़े आपको बता दूं, हिंदुस्तान में कितने स्कूल बंद हुए। अब ये आंकड़े एक बात बताइए कि क्या मैं फेक आंकड़ों को सुनता रहूं यहाँ बैठ करके? आप बिल्कुल फेक आंकड़ा सुनता रहूं। नहीं है। अरे मैं बता दूं, कुछ मालूम नहीं है, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है, बाकी सारे लोग बेवकूफ हैं। हमको कुछ मालूम नहीं है। ये कह दे दिन को रात तो हम भी कहेंगे रात, तो ठीक है जी। अगर हम कहें दिन को दिन है, अभी शाम है, ये कहेंगे नहीं इनको मालूम नहीं है, अभी शाम नहीं है। भैया सावन के अंधेरे को हरा हरा दिखाई देता है, आपको पता नहीं कहां के अंधे हो, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कल 11:30 बजे चलो ना, बिल्कुल आएंगे सर। यदि ना मिले, मैं ठीक है, मुझे ब्रेक लेना है और मुझे राकेश जी और संजय जी का भी रुख करना है, लेकिन चलते चलते ब्रेक से पहले मैं सीधा सवाल कर रही हूँ, इधर उधर की बात मत करना आप। पाठक जी, आप मुझे बस ये बताइए कि क्या बच्चों की कसम खाकर, दिल्ली की जनता की कसम खाकर और पोल पर चढ़कर बिजली काट करके और फिर बिजली के तार अपने हाथ में लेकर के वोट मांगने वाले अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कुछ वादे किए थे या नहीं? आपको लग रहा है सब ठीक चल रहा है, या दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया गया है? नहीं, बस सीधा जवाब दीजिए मुझे। नहीं, दिल्ली की जनता को बिल्कुल मूर्ख नहीं बनाया गया। दिल्ली की जनता अभी इन्होंने कहा कि रेफरेंडम 2014 में भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीती, 2015 में भारतीय जनता असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें जनता, दिल्ली की जनता ने जीता है। 2019 में 7 सीटें जीती बीजेपी, दिल्ली की जनता ने अकेले आम आदमी पार्टी को 62 सीट दिया। ठीक है। अब ये उसको लोकसभा चुनाव को रेफरेंडम मान लिए, तो अब ये बताइए अभी 7 सीटें जीती है। मैं कह रहा हूं कि फिर से दिल्ली की जनता 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी को देकर के ये भी एक रिकॉर्ड बनाएगी इस बार दिल्ली में। फिर नए वादे? नहीं, बिल्कुल नए वादे होंगे, फिर पोल पर चढ़ा जाएगा। अब तो शीला दीक्षित भी नहीं है। आप देखिए जिनके बारे में आपने बोल कर दिल्ली की जनता को बरगलाया और उसके बाद वोट पाया। रीमा जी, हमको तो सुन लीजिए, हमको तो कह लेने दीजिए। अब दिल्ली की जनता को, महिलाओं को महिला सम्मान निधि देना है, इन्होंने जेल में डाल दिया। रुकिए, ब्रेक लेती हूँ, अब इसी पर आऊंगी। ये सम्मान निधि पर ही आती हूँ। उससे ये घबराए हुए हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी मैं घबराई हुई है। सम्मान निधि की आपसे बात करूंगी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए 5 की पंचायत। लड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजगालिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। 605 बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और चलिए तुरंत जरा, अब क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले जिस बात का जिक्र हुआ महिलाओं के सम्मान निधि का, मैं राकेश शुक्ला जी का रुख करना चाहूंगी। राकेश जी, 7 मार्च 2024 वो हिस्टोरिक तारीख है दिल्ली की जनता के लिए, जबकि कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई थी 7 मार्च 2024 और आज चल रहा है जुलाई। जो बैठक हर हफ्ते होनी चाहिए
वो हुई थी 7 मार्च को, और वो भी इस खुशी में हुई थी कि केजरीवाल जी बाहर आ गए थे, उन्होंने तुरंत आनन फानन में बैठक बुलाई और कई डिसीजन ले लिए गए। अब ये जो 1500 रुपए की बात, सम्मान निधि की बात यहाँ विष्णु पाठक जी ने की है, वो इसीलिए रुकी हुई है क्योंकि कैबिनेट की कोई बैठक ही नहीं हो रही। राकेश जी अनम्यूट कीजिए राकेश जी। हाँ रीमा जी, हाँ, जी जी जी। 2-3 चीजें हैं जिसको अलग अलग तरीके से आप समझिए फिर इसको जोड़िए। इस देश में सामाजिक न्याय का वर्ग, लाभार्थी वर्ग और एक नया वर्ग तैयार किया गया, लालची वर्ग, राजनीतिक दलों द्वारा। सामाजिक न्याय में उस कैटेगरी के लोगों को रखा गया जो समाज में अंत्योदय यानी अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको सामाजिक न्याय के तहत उसको न्याय मिलना चाहिए, यानी उसको अधिकार देना चाहिए, उसका पिछड़ापन दूर करना चाहिए। फिर दूसरा एक पैटर्न आया लाभार्थी वर्ग का। लाभार्थी वर्ग वो होता है जैसे दिल्ली में एक संपन्न परिवार को भी बिजली का बिल फ्री मिलेगा और पानी फ्री मिलेगा और एक गरीब को भी मिलेगा। अब एक नया पैटर्न आया है लालची वर्ग तैयार करने का, क्योंकि लाभार्थी वर्ग से लगने लगा कहीं ये वोट भी स्विंग ना कर जाए, इसलिए एक लालची वर्ग तैयार किया जाए। और उस लालची वर्ग के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से 1 लाख रुपए साल देने का एक वायदा किया गया था। उसी तरह से दिल्ली सरकार में भी 1500 रुपए का वायदा किया गया। अब सवाल ये है कि ये सारे वायदे कब निभाए जाएंगे? जब आपका चुनाव नजदीक आएगा, जब चुनाव की बेला आएगी। एक मिनट, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं जरा उस ब्रेकिंग न्यूज को पढ़ दूं आपके पास, उसी के तुरंत बाद लौट रही हूं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को एक बड़ा झटका इस वक्त लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, नेपाल के प्रधानमंत्री जो कि विश्वास मत साबित नहीं कर पाए, विश्वास मत हार गए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड। और इस पर सबकी निगाहें लगी हुई थी कि क्या विश्वास मत वो ले पाएंगे या नहीं, लेकिन अब प्रचंड को पद से हटाया गया क्योंकि विश्वास मत वो हासिल नहीं कर पाए। तो इस वक्त की ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि नेपाल में एक राजनीतिक उठा पटक हुई है जहां पर कि प्रधानमंत्री विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार गिर गई है क्योंकि अल्पमत में चली गई सरकार। विश्वास मत हासिल करने का समय था लेकिन विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। और हम काठमांडू भी चलेंगे जहां पर कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें इस वक्त की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि नेपाल में हमारे पड़ोसी देश में एक बड़ा राजनीतिक उठापटक हुआ है जहां की प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को बड़ा राजनीतिक झटका इस वक्त लगा है और वो विश्वास मत साबित नहीं कर पाए, उनको पद से हटा दिया गया और उनकी सरकार गिर गई है। तो नेपाल से ये बड़ी खबर जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेपाल में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए हैं प्रचंड और उन्हें उनके पद से इस्तीफा देना पड़ा है। उनकी सरकार अल्पमत में आने की वजह से गिर गई है और इस खबर को लेकर सबकी निगाहें लगी हुई थी कि देउबा और प्रचंड इन दोनों में से आखिर किसका पलड़ा भारी होगा। हमारे साथ श्वेता जुड़ गई हैं, हमारे सहयोगी काठमांडू से, सीधे उनके पास चलते हैं। श्वेता, ज्यादा जानकारी दीजिए क्योंकि बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है जो कि इस वक्त नेपाल में हुआ है। अगर आप देखें तो सुबह 11:30 बजे से लेकर के अभी तक संसद में डिस्कशन चल रहा था। सारी पार्टियों ने एक एक करके बहुत सारे मेंबर्स आए, अपना उन्होंने मंतव्य रखा। और अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री प्रचंड है उनको अब संसद से बेदखल कर दिया गया है क्योंकि द पोस्ट दैट वाज पुटिंग बैक लॉन्ग जो प्रधानमंत्री पद के लिए वो इतने समय से लड़ाई कर रहे थे, रुके हुए थे,
आज पूरे संसद में उनको वोट आउट किया है। लगभग 63 मेंबर्स उन्होंने सपोर्ट किया है, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स उनके विरोध में गए। अब जो प्रेसिडेंट हैं पौडेल, उन्होंने भी पंजीकृत संसद में डिक्लेयर कर दिया है। आज इसकी कार्रवाई अब चालू होगी नई गवर्नमेंट आने के लिए। देखिए 19 महीने ये सरकार चली, बहुत ज्यादा समय नहीं रहा श्वेता, जब सरकार इतने कम समय में ही एक तरीके से अपना बहुमत खो चुकी है। और अब जो अगला पीएम जिनका नाम चल रहा है केपी शर्मा ओली, इसके बारे में क्या जानकारी है? क्या उनका पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि जिस तरह से प्रचंड ने जो प्रस्ताव पेश किया था उसका समर्थन नहीं हुआ और भारी विरोध एक तरीके से 194 के आसपास सदस्यों ने किया, तो एक बड़ा हम कहेंगे कि संख्या बल था जो उनके खिलाफ में चला गया। जी केपी शर्मा ओली एक्चुअली पहले भी प्रधानमंत्री 3 दफे रह चुके हैं और उनके पास खुद अपने मेंबर्स जो है वो लगभग 79 मेंबर्स हैं प्रेजेंट संसद में। तो जब वो नेपाली कांग्रेस के साथ मिलते हैं तो वो बहुमत में होते हैं। ऐसे वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है संसद में, सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल नेपाली कांग्रेस है। दूसरे नंबर पे केपी शर्मा ओली की सीपीएम-यूएमएल आती है। मगर दोनों पार्टियों नेपाली कांग्रेस और सीपीएम-यूएमएल के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें ये स्पष्ट कहा गया कि शुरुआती 1.5 साल केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने हैं। तो लगभग 194 सांसदों ने प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वोट किया है, सिर्फ 63 मेंबर्स ने उनको सपोर्ट किया। तो ये मेजर ब्लो था इनके राजनीतिक करियर में आज से। श्वेता, लगातार एक तरीके से हमने देखा कि जब से दिसंबर 2022 से सरकार बनी उनको लगातार चुनौतियां मिल ही रही थी और ये 5वां एक तरीके से विश्वास मत था जो कि उनको साबित करने के लिए कहा गया। 4 बार तो पास हो गए लेकिन अब की बार फेल हो गए। तो ये जो सरकार इतनी चुनौतियों भरी रही उनका कार्यकाल, इसकी मेन वजह क्या रही? मतलब आज जो ये फैसला हुआ और विश्वास मत हारना पड़ा उनको, इसके पीछे कोई तो खास वजह रही होगी। देखिए, सबसे पहली बात की जो प्रधानमंत्री बने थे जिस पार्टी से, वो तीसरी पार्टी थी, सबसे बड़ी तीसरी पार्टी थी। जो सबसे बड़ी 2 पार्टियां थी उन्होंने सरकार नहीं बनाई जिनके पास 88 सीट 79 सीट थे, बल्कि सरकार ने प्रधानमंत्री पद उसने लिया जिसके पास 32 सीट थे। तो आप देखें जो पार्टी तीसरे नंबर पे है, सिर्फ 32 सीट है, वो किसी बड़ी पार्टी का हाथ मरोड़ सकती है प्रधानमंत्री पद के लिए अपने पसंद के मंत्रालयों के लिए। तो जब ऐसा होगा, आप किसी का हाथ मरोड़ेंगे तो बहुत लंबा टिक पाना कहीं में आसान नहीं है, क्योंकि जो बड़ी पार्टी है उसके भी अपनी इच्छाएं होंगी। दे विल आल्सो हैव देयर ओन जो अपने टीम है, उनको प्रूव करना है कि मुझे भी ये काम देश के लिए करना है, ये दिखावा जो भी है जी। तो वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि किसी छोटी पार्टी ने, किसी तीसरे नंबर की पार्टी ने पहले और दूसरे को भी पीछे कर दिया। क्योंकि पहले प्रचंडा ने देवबा जी के साथ सरकार बनाई थी शुरुआती दौर में, जो दिसंबर 25, 2022 में उन्होंने शपथ लिया था। नेपाली कांग्रेस उस समय उनके साथ थी। फिर उसके बाद उनका हाथ छोड़ के वे सीपीएम-यूएमएल के साथ जुड़ गए। जी तो श्वेता, 20 मई को उन्होंने हाथ पकड़ा। जी ओके, शुक्रिया श्वेता सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे पड़ोसी देश नेपाल से ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम जिसकी जानकारी श्वेता सिंह हमारी सहयोगी काठमांडू से सीधे दे रही थी। 5 बार विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा गया, लेकिन अब 5वीं बार वो फेल हो गए। लगभग 19 महीने की ये सरकार चली और जिस तरह से श्वेता ने भी बताया कि केपी शर्मा ओली अब प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं और जब विश्वास मत में फेल हो गए इस वक्त के प्रधानमंत्री प्रचंड जिनकी की सरकार गिर गई, तो उसके बाद सभी जो सदस्य हैं एक तरीके से ओली को बधाई देते हुए भी नजर आए। ये समा भी वहां पर दिखाई दिया विधानसभा में। तो अब चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के फौरन बाद राकेश जी कुछ कह रहे थे, उनके पास दोबारा से चलेंगे, उनकी बात कंप्लीट करेंगे। आप देखते रहिए 5 की पंचायत। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और समय अब कम बचा है। मैं तुरंत पहले राकेश जी का रुख करूंगी। राकेश जी को बीच में हमें रोकना पड़ा था। राकेश जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद विष्णु जी और बाकी के मेहमान।
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वोट के लिए इस समय पर लाभार्थी से जगह पे अब लालची वर्ग तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से 1 लाख रुपए सालाना देने का जो एक कहना चाहिए कि प्रदर्शन किया गया, दावा किया गया, उसी तरह से विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में कुछ इसी तरह का एक नया प्रदर्शन तैयार करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, अब विष्णु जी, क्योंकि एक एक करके मुझे आप तीनों के पास ही आना है और मेरे पास सिर्फ अब 4 मिनट बचे हैं, सीधा बताइए कि कैबिनेट की बैठक होना जरूरी होता है या नहीं होता किसी भी सरकार में? बिल्कुल जरूरी होता है, लेकिन आप एक बात बताइए। अच्छा, मुझसे ही सवाल है, इस सवाल के जवाब में। सुनिए ना, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग देखिए, कोई कत्ल करके पूछते हैं कि दवा क्यों नहीं ली। किसने कत्ल किया? मुख्यमंत्री को जेल में भेज करके आप उनसे पूछिए कि कैबिनेट के साथ आप यही बात है। हमको बोलने दीजिए ना रीमा जी। अभी एक बात राकेश जी ने बहुत बढ़िया बात कहा, लालची वर्ग। इन्होंने एक बात बताइए कि 200 यूनिट बिजली फ्री है, इन्होंने कहा कि सबको देते हैं। जाहिर सी बात है कि जो उसमें अमीर लोग हैं, अब मैं एसी चलाता हूं घर में, तो जाहिर सी बात है कि मेरी 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली बिल आती है, हमको सब्सिडी नहीं मिलता है। जो गरीब है, कितना बढ़िया आंकड़ा है कि हम किसी कास्ट को सामने नहीं कर रहे हैं, किसी रिलीजन को सामने नहीं कर रहे हैं। जो गरीब है, जो 200 यूनिट से अंदर बिजली खपत करता है, उसको हम 200 यूनिट बिजली दे रहे हैं। बीच में आपने शायद फिर आपने अपडेट नहीं लिया। अभी जब पानी का हाहाकार मचा ना दिल्ली में, तो एक सर्वे पूरा सामने आया कि किनका पानी काट कर किन इलाकों को दिया जा रहा है, और जिन इलाकों को दिया जा रहा था, सीलमपुर, वजीरपुर और तमाम एरिया, वहां पर एक खास वर्ग है जो आपका वोटर है। इसलिए आप ये बात मत कहिए कि हम किसी जाति धर्म विशेष को नहीं देख रहे हैं। वो सर्वे भी सामने आया और लोगों की कही जुबानी भी सामने आई। अब विष्णु जी, डिनायल मोड में जाने का तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। हर सवाल के जवाब में डिनाय करने से हकीकत नहीं बदलेगी। अवस्थी जी, जल्दी से। हाँ, मैं आ रही हूँ संजय जी आपके पास। देखिए मेरी बात समझिए। आपने मिडिल क्लास लोगों से 43.4% पीपीएसी लगाकर ज्यादा पैसा लिया, और दिल्ली को आपने कहा था कि हम कुछ नहीं, सब्सिडी 300 करोड़ थी खाली शीला दीक्षित में, विष्णु पाठक जी 2014 में। तब आपने कहा था हम ऑडिट कराएंगे, कंपनियों को ज्यादा पैसा जा रहा है, और इस ऑडिट क्यों आज तक क्यों नहीं हुआ, और 300 करोड़ का 3300 करोड़ हो गया। तो शर्म तो आनी चाहिए कि आज तक दिल्ली की उन कंपनियों का सर्वे जिसके लिए आपने कहा था शीला दीक्षित से करा के हम इसको कम करेंगे, कम नहीं करके आपने 10 गुना बढ़ाया है। हाँ। इसलिए शर्म करिए। संजय जी, चलते ओके, गरीबों का बिजली आपको सस्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप अमीरों से अगर 1 रुपए ले लिया तो आप उसके लिए हमको शर्म कर रहे हैं। क्या आज आप गरीब के दुश्मन हैं? अरे भाई सुनिए, एक मिनट विष्णु जी। संजय जी, चलते चलते मैं आपसे बहुत ही, क्योंकि विवेक की बात हुई, शर्म की भी बात हुई और नैतिकता की भी बात हुई, तो मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या आप यहाँ से अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं? आप? मैं यही जवाब देना चाहता था। अगर आप नहीं पूछती तो भी मैं इसी पे आना चाहता था, क्योंकि आपने विवेक से शुरू किया और मैं विवेक से ही आ रहा हूँ कि बिल्कुल निश्चित रूप से विवेक के हिसाब से जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी आए थे कि पहले इस्तीफा उसके बाद जांच होनी चाहिए, वो आरोप लगाते थे, अपनी वजन से ज्यादा की किताबें लेके आते थे, फाइलें लेके आते थे, और शीला दीक्षित जी के खिलाफ खूब प्रचार करते थे। हाँ। ठीक है, वो उनका तरीका था, उन्होंने किया, लेकिन साथ ही साथ मैं शुभेंदु जी को भी कहना चाहता हूँ, नहीं इस्तीफा मांग रहे हैं ना साहब को। सुन तो लीजिए मैडम मेरी पूरी बात। अरे सीधा बताइए ना सर, टाइम नहीं है। मैं सीधा ही बता रहा हूँ। हाँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसे आज कहा है कि केजरीवाल जी को विवेक का इस्तेमाल क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो छोड़िए, आप अपना बताइए। मैं तो बता रहा हूँ। अरे रीमा जी, आप हमारी बात भी सुनिए, आप जो कहें वही कहना है, हमें आने ला लेंगे। इस्तीफा मांग रहे हैं? नहीं, मैंने ये पूछा। सुन तो लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने विवेक की बात की, आपने भी सुप्रीम कोर्ट की बात की, हम भी कह रहे हैं विवेक के हिसाब से उनको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो नैतिकता उन्होंने दूसरों के लिए रखी थी उन्हें अपनानी चाहिए, और कम से कम अपनी पार्टी वालों ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। मेरे पास समय नहीं है, मुझे प्रोग्राम को यहीं खत्म करना पड़ेगा, और इसीलिए अब जब इसी डिबेट के शो में शर्म, विवेक, नैतिकता सभी शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब राजनेताओं की बात आती है और खासकर उस राजनेता की बात आती है जो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर करके पार्टी बना लेता है, पहले आंदोलन करता है, फिर पार्टी बनाता है और उसके बाद जनता के बीच जाकर वोट मांगता है, आज शायद इन शब्दों के लिए आम आदमी पार्टी में कोई जगह नहीं। चलिए, 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।